नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज फिजिक्स पार्ट 17 के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो आइए शुरू करते हैं। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, एम्पियर होती है। जो विद्युत धारा होती है मतलब करंट क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, मतलब Q/T। ठीक, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। डायमेंशन फार्मूला का बात कर लें तो ये होता है I। देखिए, वाट ये होता है शक्ति का यूनिट, पावर। अगर हम जूल की बात कर लें तो जूल हमारा होता है कार्य का यूनिट, और न्यूटन की बात कर लें तो न्यूटन हमारा होता है बल्क यूनिट। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? देखिए, इसका उत्तर होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। देखिए, इन्होंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये एक लोहे की छड़ है और इस पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। देखिए, प्रकाश का मतलब क्या होता है? इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो पैकेट्स के रूप में चलता है। ठीक है, पैकेट्स के रूप में चलता है, और इस पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब फोटान किसी धातु पर पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देता है और इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो जो ये परिघटना होती है वो होती है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए ही आइंस्टीन ने ये प्रूव किया कि जो लाइट है मतलब प्रकाश है, उसकी जो प्रकृति है वो कण की तरह भी होती है। क्योंकि इनके पहले के जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन सारे साइंटिस्टों ने ये बताया था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो जब इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दिया, उस समय से हम लोगों ने जाना कि ये जो प्रकाश होता है इसका डुअल नेचर होता है। वेव की तरह भी ये बिहेव करता है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, ये जो हमारा मोटर होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मतलब विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। अब जब मोटर की बात हो रही है तो जनरेटर की बात भी कर लेते हैं। जनरेटर क्या करता है? जब जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आपके घर में बिजली चली जाती है और जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो घरों में बिजली आ जाती है। तो जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है कुल आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक पाइप की तरह होता है, मतलब एक बारीक सा तार होता है, और जब इसमें लाइट आता है, प्रकाश आता है, तो फिर इस पर ये टकराता रहता है और इसके अंदर ट्रेवल करता रहता है। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इससे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा मिनिमम होता है। इसीलिए आजकल हम ब्रॉडबैंड में या कम्युनिकेशन के मीडियम में हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। देखिए, जो परावर्तन होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अगर हम एक साइड पॉलिश कर दें तो जो प्रकाश की किरण आती है इसे टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो ये होता है परावर्तन। अपवर्तन की बात कर ली जाए, देखिए बीच में ये लंब है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये होता है हमारा अपवर्तन। विवर्तन की बात कर लें, मतलब कि कोई कोहेरेंट सोर्स है, उससे दो प्रकाश की किरण निकल रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है लेकिन उनका टाइम पीरियड सेम है। जब वो आपस में मिलती हैं तो इनके बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि अगर पानी के अंदर साबुन का बुलबुला होता है तो वो कलरफुल दिखाई देता है, तो वो विवर्तन की घटना होती है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स डेवर ने। देखिए, टिम बर्नर्स-ली के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको आप कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, जो कि इंटरनेट में यूज़ होता है। रे टॉमलिंसन कौन थे? ये ईमेल के लिए प्रोग्रामिंग किए थे, फर्स्ट प्रोग्रामर थे, ठीक है। ईमेल प्रोग्रामिंग किए थे ये अर्पानेट के लिए। अर्पानेट आपका सन 60s में होता था। अमेरिका के पास ये सुविधा थी उस समय, और कहीं ज़्यादा इंटरनेट अभी विकसित नहीं हुआ था। अमेरिकन आर्मी इसको इस्तेमाल करती थी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपर्क में दो सतहों पर घर्षण किस कारण से होता है? तो अनियमितताओं के कारण से। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, अगर इनके बीच में खुरदुरापन ज़्यादा होता है तो इनका जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम होगा। अगर चिकना होगा तो आपको पता है कि अगर कोई चिकनी सतह है तो हम फिसल के गिर जाते हैं, क्योंकि मुझको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल पाएगा तो प्रतिक्रिया भी कम मिलेगी और हम डिसबैलेंस होकर गिर जाएंगे। देखिए, घनत्व और अंतराल का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले निकाय की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? देखिए, अगर हम कह लें कि एक बॉल है जो कि नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय ये गुरुत्व के अधीन गिरता है, ठीक है। तो अब इस समय क्या होगा, ये जो है समान रूप से त्वरित हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो समान रूप से त्वरित होने का ये उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दबाव में तरल बनने के लिए ठोस पिघल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर पिघलने की बात हो रही है, यहाँ पर पिघलने की बात हो रही है। पिघलने को आप कोरिलेट कीजिए, गल जाता है, ठीक है, गल जाता है। मतलब यहाँ पर गलनांक के परिघटना की बात हो रही है। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का गैस में बदलना या द्रव का वाष्प में बदलना, ठीक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि अगर आयरन है तो उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं जिससे जंग नहीं लगती है, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु के लिए आराम की स्थिति को किस गति की स्थिति माना जाएगा? देखिए, आराम का मतलब है कि रेस्ट, रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी हमारी ज़ीरो, तो उसको शून्य गति की स्थिति माना जाएगा। देखिए दोस्तों, कई प्रश्नों में उत्तर वहीं पर छुपा रहता है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, तो प्रश्न को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके स्टेटमेंट को आप शांत दिमाग से पढ़िए और कई प्रश्नों का उत्तर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो नियम ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैपलर के नियम। कैपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। न्यूटन, इन्होंने 3 नियम दिया था, ठीक है, जिसमें पहला जो नियम था वो जड़त्व का नियम था। जो दूसरा नियम था बल के व्यंजक का नियम था कि बल इज इक्वल टू F इंटू M इंटू A होता है। तीसरा इनका जो नियम था वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बात कर लेते हैं अवोगाद्रो का नियम। इन्होंने गैस समीकरण दिया था, गैस समीकरण दिया था PV बराबर nRT। ये सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और मैं इसलिए बताते हुए चलता हूँ कि जब आपके सामने ये प्रश्न आए तो आपके दिमाग में सारे ऑप्शंस आने चाहिए। मान लीजिए कि 4 में से अगर 3 ऑप्शन भी आपको आता है तो चौथा आप ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किसी निरीक्षण में अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, इनकी जो ऊर्जा है वो समान है। देखिए कहा जा रहा है कि इनका जो एनर्जी लेवल है समान है। तो माध्यम में बढ़ते हुए क्रम में इनकी भेदन क्षमता बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फ़ा की होती है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम बात करें तो अल्फ़ा, देन बीटा, देन गामा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति दर्पण के 40 सेंटीमीटर नज़दीक आता है। व्यक्ति और समतल दर्पण में व्यक्ति की छवि के बीच नई दूरी क्या है? मान लीजिए कि ये दर्पण है, 1 मीटर मतलब मान लीजिए कि ये हमारा कोई व्यक्ति ए है जो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा था। अब वो 40 सेंटीमीटर नज़दीक आ गया, वो अब यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि आप शीशे के जितना सामने खड़ा रहते हैं, इमेज शीशे के पीछे उतनी दूरी पर बनती है, मतलब जो इसकी इमेज है वो भी 60 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। इमेज यहाँ पर बनेगी ए डैश। अब टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 120 सेंटीमीटर या कह लीजिए 1.2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन था, इसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत और चुंबकीय बलों से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बेसिकली ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से किस प्रकार डिफरेंट है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अन्य 2 बलों की तुलना में अधिक प्रबल है। बिल्कुल गलत बात है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, जबकि विद्युत और चुंबकीय बल आकर्षण बल के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी हैं। स्टेटमेंट भी आपका सही है। सी देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज बहुत कम है। गलत बात। गुरुत्वाकर्षण बल एक लॉन्ग रेंज बल है, जबकि अन्य 2 शॉर्ट रेंज बल हैं। देखिए लॉन्ग रेंज बल तो है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन बाकी अन्य 2 शॉर्ट रेंज बल हैं, पूरी तरह सही नहीं है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन बी होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ से कुछ का निर्माण किस कानून के खिलाफ है? कहना ये चाह रहा है ये कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं करता है नियम को। तो स्थिर अनुपात, देखिए ये पॉसिबल है, ठीक है, स्थिर अनुपात पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक अनुपात, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक संरक्षण का सिद्धांत, ये भी पॉसिबल है, मतलब होता ही है। अब देखिए ऑप्शन भी आपका बच रहा है, और जो आपका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण होता है E = mc², ठीक है, ये हमको पता है, लेकिन अभी ये थियोरेटिकली बताया गया है, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अभी ट्रू नहीं मान सकते। तो अभी हम इसका आंसर यही देंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा का जो संरक्षण होता है वो लॉ के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी द्रव्यमान को 100% ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर समान गति से घूम रहे हैं, तो निम्नलिखित में से क्या होगा यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के लगभग 2000 गुना है? तो देखिए अगर हम बात कर लें कि mp का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कह रहा है 2000 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम फोर्स ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि F = m × a होता है, और जब m ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा रहेगा। अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। पहला देखिए क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोटॉन द्वारा आवश्यक बल से 2000 गुना अधिक है। बिल्कुल गलत बात। प्रोटॉन द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक बल से लगभग 2000 गुना सही है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू है 2000 ME, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2 गुना गुणे a, तो यहाँ पर 2000 × Fe फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा फोर्स ऑफ प्रोटॉन जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए इसमें किसी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझना है
और सिर्फ आपको थ्योरी समझना है और आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए, कभी भी बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिखाई दे तो उसे डरना नहीं चाहिए, उसको शांत मन से पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वस्तु को ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर यह ज़मीन के स्तर से 1 मीटर ऊंचे टेबल पर गिराया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, इसमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर पूछ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर इसके ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और ये टोटल 3 मीटर ऊंची है, ठीक है, ये टोटल 3 मीटर ऊंची है और मान लेते हैं कि ग्राउंड से यहाँ पर जो हाइट है ये हमारा 1 मीटर है। तो पहले हम बॉल को उठा के 3 मीटर तक रखे, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होता है वो होता है mgh। दोनों केस में हमारा m और g तो सेम है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 × mg, क्योंकि h हमारा 3 है। बाद में 1 मीटर की हाइट पर टेबल पर गिराया जाता है, ठीक है। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा मतलब ये 1 था तो इसको 2 कर लेते हैं, 1 × mg। तो देखिए पहले कितना था 3 mg, अभी कितना है 1 mg, डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए डिफरेंस आपका आ रहा है जो है P1 - P2 निकालेंगे, ये आ रहा है हमारा 2 mg। अब अगर हम बात करें टोटल पहले कितना था 3, अभी कितना हो गया 1, डिफरेंस आया 2 का, 2 का डिफरेंस आया कितने में, टोटल 3 में। तो 2/3 हमारी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कम हो जा रही है। मतलब कि जिस ऑप्शन में हमारी स्थितिज ऊर्जा 2/3 कम हो जा रही है वही हमारा उत्तर होगा। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं और उत्तर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये था हमारा प्रश्न। अब हम देखते हैं 2/3 निकाले थे, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के मूल मूल्य से 2/3 घट जाती है। हमारा पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समान सामग्री और समान लंबाई वाले कंडक्टर के 2 टुकड़े एक सेल के साथ श्रृंखला में जोड़े जाते हैं। देखिए पहली चीज़ क्या कह रहा है, उनकी सामग्री समान है और उनकी लंबाई समान है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़े जाते हैं। तो 2 टुकड़ों में से एक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल दूसरे की तुलना में 2 गुना है। तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है। पहली चीज़ कि सीरीज कनेक्शन है, ठीक, सीरीज कनेक्शन है तो इसमें करंट क्या होगी, करंट सेम होगी, जो तार में करंट बहेगी वो सेम होगी। अब देखिए हमको पता है R = ρl/A, मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन खोजिए कि किसमें करंट सेम है। तो देखिए इसमें सिर्फ प्रबल धारा को इसके माध्यम में पारित करने की अनुमति देगा, ये हटा दीजिए ऑप्शन। पतला वाला प्रबल धारा इसके माध्यम से पारित करने की अनुमति देगा, इसको भी हटा दीजिए। कि धारा तो प्रवाहित होगी ही पहली चीज़, और सेम प्रवाहित होगी ये भी पता है आपको। तो देखिए सी, देखिए दोनों टुकड़े में विद्युत प्रवाह की समान मात्रा पारित होती है, बिल्कुल सही बात है। और मोटे भाग में अधिक ऊष्मा का उत्पादन होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, अभी बताते हैं क्यों। देखिए दोनों टुकड़ों में विद्युत प्रवाह की समान मात्रा पारित होती है, जी हाँ, और पतले भाग में अधिक ऊष्मा का उत्पादन होगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊष्मा का उत्पादन कहाँ होगा ज़्यादा, जब एरिया कम रहेगा वहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हीट ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि H = हमारा होता है I²RT, ठीक। तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, I सेम बह रही है, सेम टाइम के लिए बह रही है, तो हमारी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वायर बाउंड मानक प्रतिरोधक मैग्नीन या स्थिरांक का उपयोग करता है, तो किस वजह से करता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैग्नीन आपका क्या होता है। देखिए अगर हम मैग्नीन की बात करें तो ये मिश्र धातु है जिसमें 86% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है, ठीक है,
और 2% निकिल होता है। तो ये तो होता है मैग्नीन। और अगर हम कंस्टेंटेंट की बात करें, कंस्टेंटेंट, तो ये भी एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जिसमें 55% कॉपर होता है और 45% निकिल होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम मैग्नीन या स्थिरांक मतलब कांस्टेंटेंट का प्रयोग करते हैं तो क्यों प्रयोग करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर हम मैग्नीन या कांस्टेंटेंट का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को सेम रखते हैं। तो देखिए इनका चौथा ऑप्शन, उनमें प्रतिरोधकता होती है जो तापमान के साथ लगभग अपरिवर्तित रहती है। तो अगर हम कांस्टेंटेंट या मैग्नीन का प्रयोग करेंगे तो अगर टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उससे हमारा जो रेजिस्टेंस है स्टेबलाइज रहेगा, जिससे कि हमारी करंट जो है जितनी हमें चाहिए उतनी मिलती रहेगी। तो चलिए, ये मूल बात थी जो आपको बताना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? मतलब जो पेंसिल, मान लीजिए ये हमारी पेंसिल है, ठीक है, और पेंसिल की जो नोक होती है किस धातु की बनी होती है, जो उसकी लीड होती है वो बनी रहती है ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाना चाहिए? मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। इसको हम एल्कली मेटल भी कहते हैं या क्षार धातु भी कहते हैं। और अगर वायु से संपर्क होता है तो वायु में जलने लगता है, वायु में जलने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर पानी के ऊपर भी आ जाए तो आग लग जाती है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी और मैंने जो कंसेप्ट बताने की कोशिश की है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को मैं पूरे दिल से कहना चाहूँगा, आप लोग हमारा ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।